हेलो एवरीवन, दिस इज लक्ष्मी शंकर। हम लोग ऑलरेडी ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेक्निकल एसईओ। तो टेक्निकल एसईओ क्या होता है? बेसिकली हम लोग जब ऑन पेज एसईओ कर रहे थे तो ऑन पेज एसईओ में बहुत सारे चीजें थी जो कि हमें ध्यान देना होता है। ऐसे सिमिलरली ऑफ पेज में बहुत सारी चीजें थी जिसे हमें ध्यान देना होता है। टेक्निकल एसईओ में वो सारे एस्पेक्ट्स, सारे फैक्टर्स हमें ध्यान देना होता है जो कि हमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स में या टेक्निकल फैक्टर्स को ध्यान में रख करके उसका ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो टेक्निकल फैक्टर्स जितने भी हम लोग एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ध्यान रखना होता है, जिसके थ्रू हमारे वेबसाइट या आपके क्लाइंट के वेबसाइट को रैंक कराने में हेल्प मिले, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एसईओ। तो बेसिकली टेक्निकल एसईओ की हम लोग बात करें तो टेक्निकल एसईओ क्या होता है? व्हाट इज टेक्निकल एसईओ? सो टेक्निकल एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट सर्च इंजन्स, बट इट कैन आल्सो इंक्लूड एक्टिविटीज मेंट टू इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस। सो हम लोग टेक्निकल एसईओ में इट इज अ सेट ऑफ प्रोसेस, और इसमें वो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स का हमें ध्यान रखना होता है, फैक्टर्स। तो हम लोग अभी एक एक कर करके देखेंगे इसमें किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन किन टेक्निकल फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। टेक्निकल एसईओ में बेसिकली जो मेन चीजें इंक्लूड होती है दैट इज कॉल्ड क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रेंडरिंग एंड वेबसाइट स्ट्रक्चर। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, ये दो बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज होते हैं कभी भी आप टेक्निकल एसईओ की बात करते हो। क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, इसको हम लोग बाद में डिटेल में पूरी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी केवल ये बता दे रहे हैं कि क्रॉलिंग मीन्स क्या होता है कि जैसे आपकी जो वेबसाइट है उसमें बहुत सारे पेजेज होते हैं, तो गूगल का बॉट जो होता है, गूगल का जो क्रॉलर बोलते हैं, बॉट बोलते हैं, ये क्या होता है? ये आपकी वेबसाइट पे आता है और ये आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, एक एक पेजेज को क्रॉल करके देखता है कि आपकी वेबसाइट पे क्या कंटेंट पड़े हुए हैं, कैसे आपने राइट किया हुआ है। उसी के बेसिस पे वो फिर इंडेक्सिंग करता है कि किस टाइप की आपकी वेबसाइट है, और फिर जा कर करके रैंकिंग देता है। तो हम लोग आगे क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट ये दो मेन फैक्टर्स होते हैं टेक्निकल एसईओ में ध्यान रखने के। तो आपकी वेबसाइट ऐसी बनी होनी चाहिए, ऐसी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए जो कि क्रॉलेबल हो। अब सपोज दैट आप, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपको समझ में ही नहीं आता है, तो क्या उस पढ़ाने का क्या बेनिफिट है? सिमिलरली यदि आपकी कोई वेबसाइट है या आपके क्लाइंट का कोई वेबसाइट है और वो क्रॉलेबल है ही नहीं, यानी उस पर गूगल बॉट जा करके क्रॉल नहीं कर सकता, जब क्रॉल नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? आपकी वेबसाइट कैसे रैंक होगी? क्योंकि गूगल को तो पता ही नहीं चलेगा आपके वेबसाइट के बारे में। क्यों कि हो सकता है कि जब क्रॉल करने जा रहा हो तो कोई इशू आ रहा हो या कोई एरर आ रहा हो, तो क्रॉल नहीं करेगा। तो इस केसेस में क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के वो पेजेज रैंक नहीं करते हैं या इंडेक्स नहीं हो। तो हमें इसका ध्यान रखना होगा, क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग का टेक्निकल एसईओ। वेबसाइट कैन नॉट रैंक विदाउट टेक्निकल एसईओ। एक बार को ऑफ पेज एसईओ के बिना, मीन्स विदाउट बैकलिंकिंग, आपकी वेबसाइट रैंक कर सकती है, बट टेक्निकल एसईओ के बिना आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। तो ये एक मेन फैक्टर होता है हमें टेक्निकल एसईओ को ध्यान रखना, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन कि टेक्निकल एसईओ के अंदर हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो टेक्निकल एसईओ के अंदर हमें सबसे पहला जो होता है वो, इसके अलावा मतलब सारे चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज robot.txt। व्हाट इज robot.txt? एक्चुअली वेबसाइट में कभी कभी ऐसे पेजेज होते हैं जिसको आप नहीं चाहोगे कि उस पेज को आपकी जो क्रॉलर है या गूगल उसको कभी इंडेक्स करे या वो उसको दिखाए, उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। जैसे सपोज दैट कोई यूज़र का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप अपने वेबसाइट पे ले रहे हो,
जैसे कि मान लो कि उसका बैंक डिटेल्स या उसका कार्ड का डिटेल्स या उसके सपोज दैट कि मतलब कोई भी पर्सनल डिटेल्स ले रहे हो, डेट ऑफ बर्थ और ऐसी चीज़ें, तो उस पेज को आपको ये नहीं है कि मतलब उस पर भी क्रॉलर जाए और उसका टाइम वेस्ट हो। इसे आपको बचाना भी होता है क्योंकि क्रॉलर के पास एक बजट टाइम दिया जाता है, उसी टाइम के अंदर वो आपके वेबसाइट पे जाएगा, विजिट करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो जो चीज़ें जिसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे हटाना होता है। तो robot.txt को क्रिएट करना होता है, ये भी आगे बताएंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सबमिट करते हैं, सारी चीज़ें। बट फॉर नाउ अभी ये आप समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या चीज़ अलाउ करना है और क्या चीज़ अलाउ नहीं करना है, क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ डिसअलाउड है, ये चीज़ें आपको robot.txt में बताना होता है कि किस किस वेब पेजेस को क्रॉल करना है, रैंक कराना है, इंडेक्स करना है, किस किस को नहीं करना है। सेकेंड इज sitemap.xml। sitemap.xml के अंदर हम लोग वो सारी चीजें, वो सारे लिंक्स देते हैं जिनको क्रॉलर जा करके क्रॉल करे और वहाँ से इंफॉर्मेशन ले। तो क्रॉलिंग के लिए हम लोग तो चाहेंगे ना कि हमारे पास से सारे जितने भी पेजेस बना रहे हैं वो सारे गूगल का बॉट, गूगल का क्रॉलर आए और वो सारे एक एक पेजेस को विजिट करे। तो उसके लिए साइट मैप XML बनाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट इज sitemap.html। हम लोगों ने साइट मैप XML में क्रॉलर को तो बता दिया कि मतलब आओ मेरे वेबसाइट पे आओ और इन पेजेस को, वेबसाइट को आप क्रॉल करके और रैंक करो। लेकिन यूज़र को भी तो बताना होगा, यहाँ पर यूज़र को भी तो बताना होगा कि मेरी वेबसाइट है, सपोज दैट कि कोई वेबसाइट बहुत बड़ी है जिसमें कि मोर देन 200, 300 या 1000 पेजेस हैं। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स होती हैं जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो वहाँ पर यूज़र के हेल्प के लिए जो साइट मैप दिखाते हैं वो आता है sitemap.html। अभी मैं 1 मिनट के लिए दिखा देता हूँ वेबसाइट पे जा करके कि कैसे हम लोग देख सकते हैं साइट मैप। तो सपोज दैट जैसे एप्पल का वेबसाइट है, तो एप्पल का वेबसाइट में बहुत सारे पेजेज हैं, तो इसने आप देखोगे कहीं ना तो कहीं ये साइट मैप दे रखा होगा। आपको यदि कहीं नहीं मिलता है, आप Ctrl+F करके यदि सर्च भी डालोगे तो देखो आप यहाँ पर साइट मैप, यानी बहुत सारे पेजेज होने पे आप किसी यूज़र को कोई डिफ़िकल्टीज हो रही तो यहाँ पर जा कर के ईजिली वो देख सकता है। और यहाँ सारे मतलब पेजेस के लिंक यहाँ पर दिए होते हैं। अब जैसे डायरेक्टली किसी को इसके होम पेज पे जाना है या मैकबुक के एयर M1 पे केवल डायरेक्टली उसे देखना था, M2 पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेगा और वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग साइट मैप यहाँ पर देखते हैं। अब जैसे ebay.com की वेबसाइट है, ebay.com की वेबसाइट में भी कहीं ना तो कहीं साइट मैप दिया होगा। आप यदि यहाँ पर देखोगे तो साइट मैप, ये जनरली जितने भी ये बड़े वेबसाइट्स होते हैं ये साइट में साइट मैप देते हैं अपने। ये देखो आप साइट मैप यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से अब डायरेक्टली क्या होगा, यूज़र यहाँ पे आएगा, डायरेक्टली किसी भी पेज पे जाना है, जैसे पेपर पे जाना है वहाँ पर जाएगा और वो वहाँ पे डायरेक्टली व्यू कर सकता है। तो साइट मैप .html के अंदर ये चीज़ डिफाइन होती है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज वेबसाइट स्पीड। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, अपने क्लाइंट या आपका वेबसाइट है तो आपकी वेबसाइट की स्पीड क्या है। और स्पीड बहुत सारी मतलब ये डिपेंड करता है आपका, मेनली जो होता है वेबसाइट का स्पीड, एक तो होस्टिंग पे डिपेंड करता है कि आप होस्टिंग जिस भी हो, जहाँ से भी आप लिए हो, तो होस्टिंग से जहाँ से आ रहा है सर्वर से, मतलब स्पीड आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसे चेक करना मस्ट होता है। सेकेंड होता है कि आपने जो भी वेब अपने वेबसाइट पे इमेजेस यूज़ किए हो तो उन इमेजेस को आपको देखना होता है कि कहीं उसकी लोडिंग टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रही है। आगे चल करके बताएंगे कि कैसे आप इजीली मतलब इन सब चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हो। बट यहाँ पर समझने के लिए मेन जो चीज़ें होती हैं वो आपकी होस्टिंग सर्वर की होती है और इमेजेज, ये दो मेन फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपके वेबसाइट मतलब लोडिंग टाइम जो होता है, आपकी वेबसाइट को लोड होने में जो टाइम लगता है
उस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखते हैं। गूगल एक टूल भी प्रोवाइड करता है GPI, इसका भी यूज़ करके आप देख सकते हो, पता लगा सकते हो कि कितना आपके वेबसाइट को टाइम लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि एक एक सेकेंड के वजह से बहुत सारे यूज़र चले जाते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे या अच्छे वेबसाइट्स पे, तो ये बहुत मैटर करता है टाइम। नेक्स्ट वन इज JS एंड CSS ऑप्टिमाइजेशन। मीन्स जावा स्क्रिप्ट और CSS का ऑप्टिमाइजेशन हमें करना होता है सो दैट की वेबसाइट रैंक करे। एंड सिक्स्थ वन इज SSL सर्टिफिकेट। मीन्स पहले इतना मैटर नहीं करता था बट सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स SSL सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा मैटर करने लगा। यानी हर एक वेबसाइट में HTTPS लगा होना अब मस्ट है, नहीं तो गूगल उनको इग्नोर करता है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे इस ebay.com की साइट को यदि हम लोग देखें तो इसमें आप देखोगे तो ये यहाँ पर लगाया हुआ है, S लगा हुआ है। S मीन्स SSL इसमें लगा हुआ है। एप्पल की वेबसाइट पे आप चले जाओ तो यहाँ पे देखोगे तो S लगा हुआ है, तो इसका मतलब S सिक्योर्ड है। S मीन्स सिक्योर्ड वेबसाइट। तो अब गूगल रिकमेंड करता है कि हर एक वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट होना मस्ट है, HTTPS होना मस्ट है। नेक्स्ट सेवेंथ इज कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग का मतलब ये होता है, जैसे सपोज दैट आपकी वेबसाइट जैसे apple.com, जैसे एप्पल की वेबसाइट है, apple.com करके वेबसाइट है, ठीक है। apple.com की वेबसाइट को यदि कोई भी यूजर जैसे http/apple.com डाल देता है, कोई यूजर https/apple.com डालता है, कोई डायरेक्टली apple.com डालता है, तो एक कोई भी इससे रिलेटेड कीवर्ड्स डालता है तो वो सारे एप्पल के लैंडिंग पेज पे जाना चाहिए, होम पेज पे जाना चाहिए। तो जितनी भी ऐसे डुप्लीकेसी होती है इसको हम लोग फिक्स करते हैं कैनोनिकल टैग से। देन आता है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन 404, 301 एंड 302। 404, 301, 302 क्या होता है रीडायरेक्शन? रीडायरेक्शन मीन्स सपोज दैट आपका एक यहाँ पे पेज है, 2-3 पेजेस बने हुए हैं आपके वेबसाइट पे, और इन वेबसाइट पे कंटेंट लिखे होंगे यहाँ पे। अब सपोज दैट यहाँ पर आपने जो कंटेंट लिखा है, इस कंटेंट का यहाँ पर कोई लिंक दिया हुआ है, यानी पेज 2 में पेज 1 का लिंक दिया हुआ है, बट किसी भी रीजन से इस पेज 1 को आपको फ्यूचर में कहीं डिलीट करना पड़ गया। अब क्या होगा? दो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, एक तो क्रॉलर के एस्पेक्ट में, एक यूजर के एस्पेक्ट में। अब क्रॉलर जब आएगा और इस पेज को क्रॉल करेगा, P2 को, पेज 2 को, तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही क्रॉल करेगा तो उसको यहाँ पर इशू आएगा क्योंकि उसको ये लिंक नहीं मिलेगी, और जब ये लिंक नहीं मिलेगा क्रॉलर को तो यहाँ पर उसको एरर शो करेगा, जो कि गूगल के लिए सिग्नल सही नहीं है। दैट मीन्स कि ये आपकी क्रॉलेबिलिटी को कम करता है और नेक्स्ट टाइम से हो सकता है कि क्रॉलर यहाँ पे क्रॉल करने नहीं है। सेकेंड क्या हो सकता है? सेकेंड ये हो सकता है कि यूजर आएगा और यूजर आया और इस पे क्लिक किया तो उसको 404 ऐसे कर करके एरर दिखाएगा वहां, क्योंकि वो तो वेब पेज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एरर दिखाएगा। तो जब एरर दिखाएगा तो यूजर का भी इंप्रेशन गलत जाएगा, यूजर भी आपके इस पे नहीं, आपके वेबसाइट पे विजिट नहीं करना चाहेगा, और इसको गूगल रिकमेंड नहीं करता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट, यानी यहाँ पे यूजर आए तो वो किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, तो ये हम लोग करते हैं। इसमें परमानेंट डायरेक्टिंग होता है, टेम्प्रोरी रीडायरेक्टिंग होता है, तो ये हम लोग पूरे डिटेल में जब ये सेशन करेंगे रीडायरेक्शन वाला सेशन, तो उसमें पूरे डिटेल में एक एक रीडायरेक्शन कैसे करते हैं ये लर्न कर। नेक्स्ट वन इज W3C वैलिडेशन। W3C वैलिडेशन क्या होता है? W3C वैलिडेशन एक्चुअली में W3C एक ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी, एक स्टैंडर्ड है एक्चुअली में। जैसे कि HTML से रिलेटेड जितने टैग्स बनाए जाते हैं या वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, ये सारे प्रोफेशनल मिल करके ये डिसाइड करते हैं।
ये कम्युनिटी डिसाइड करती है। तो W3C के वेबसाइट पे जा करके आपको अपने वेबसाइट या अपने क्लाइंट के, आपका यदि कोई क्लाइंट है तो उसके वेबसाइट को वैलिडेट करना होता है। वहाँ पे वो डिटेल में भी दिखाता है कि आपके वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर आ रहे हैं, और यदि सब कुछ सही होता है तो वैलिडेट हो जाता है। तो ये हम वहाँ पे चेक करते हैं। टेंथ वन इज ओपन ग्राफ टैग। आप देखते होंगे जब भी कभी भी अपने व्हाट्सएप के थ्रू किसी को भी यदि किसी भी वेबसाइट का लिंक भेजते हो, तो जब लिंक भेजते हो तो वहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ आ जाता है, उसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी लिखी होती है। जो बॉक्स बनता है दैट इज बिकॉज ऑफ ओपन ग्राफ टैग। तो इसके वजह से ये हम लोग जब आगे लर्न करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे कि ओपन ग्राफ टैग कैसे यूज करें। देन 11th नंबर इज मोबाइल फ्रेंडली। दैट मीन्स योर वेबसाइट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली। पहले नहीं होते थे, लेकिन आज के डेट में यूज़र जो होता है हर एक वेबसाइट को मोबाइल पे ज़्यादा विजिट करता है। तो योर वेबसाइट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना होता है, ऑप्टिमाइज करके देखना होता है कि मोबाइल फ्रेंडली आपकी वेबसाइट है या नहीं है। ट्वेल्थ वन इज साइट स्ट्रक्चर। मीन्स वेबसाइट का स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट एंड लॉजिकल होना चाहिए। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट हम लोग अमेजॉन की बात कर लेते हैं। तो अमेजॉन की यदि वेबसाइट पे आप जाओगे तो बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं। अमेजॉन ने कैटेगरी वाइज बना रखा हुआ है। सपोज दैट अप्लायंसेस का बना रखा है, फिर जैसे कि मान लो कि कोई ग्रॉसरी से रिलेटेड उसने कैटेगरी बना रखी है, या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बना रखी है। फिर इसके अंदर अप्लायंसेस के अंदर अलग अलग होगा, यहाँ पर ग्रॉसरी से रिलेटेड होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होगा। यदि यहाँ पे कोई फर्नीचर नाम का बनाया हुआ है तो फर्नीचर नाम से उसके अंदर भी अलग अलग हो। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर्ड हो गया, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया, आपने स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया हुआ है। और यहाँ पे क्या होता है कि क्रॉलर को इजी होता है कोई भी चीज़ों को क्रॉलिंग करने में या इंडेक्सिंग करने में। यदि यही इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड नहीं होता तो यहाँ पर क्रॉलिंग करने में इसको इशू आता है। जैसे सपोज दैट अमेजॉन की वेबसाइट है, लेकिन वो कैटेगरी वाइज न बना करके सारा चीज़ यहाँ पर एक बस मेन्यू बना दे और उसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें डाल दे, तो ये क्या होगा, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा और इसको गूगल रिकमेंड नहीं करता है। गूगल का क्रॉलर भी आएगा तो ये सही से क्रॉल नहीं कर पाएगा, इंडेक्स नहीं कर पाएगा कैटेगरी वाइज, और इंडेक्स ही नहीं कर पाएगा तो यूज़र के सामने सही इंफॉर्मेशन नहीं रख पाएगा। तो इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं होता। आगे जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कैसे साइट का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। देन कम्स 13 नंबर इज URL स्ट्रक्चर। URL का भी स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, जैसे सपोज दैट यहाँ पर amazon.com है, तो इसके बाद यहाँ पर सपोज दैट यदि कोई भी कैटेगरी होगी, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है तो इलेक्ट्रॉनिक होगा। यहाँ पे सपोज दैट फर्नीचर से रिलेटेड फर्नीचर की कैटेगरी है तो फर्नीचर होगा। लेकिन ये एक क्या हो गया, ये एक मतलब स्ट्रक्चर्ड है, URL स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन यदि सपोज दैट यहीं पे क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में ही अलग से यहाँ पे कैटेगरी न बना के यहाँ पर ऐसे ही इसी के आगे इसी में फर्नीचर का भी डाल दे, यानी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ही फर्नीचर डाल दिया, ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये कैटेगरी गलत यूज़ कर रहा है। तो यदि ये कैटेगराइज सही से नहीं कर रहा है, स्ट्रक्चर सही से नहीं यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे क्रॉलिंग जो होगी वो भी सही से नहीं इंडेक्स कर पाएगा, वो भी इधर का डेटा उधर दिखाएगा। तो इसलिए ये सही डेटा नहीं होता और ये URL स्ट्रक्चर्ड नहीं माना जाएगा। बट जो फर्स्ट टाइम बना था वो URL स्ट्रक्चर्ड। देन 14th इज गूगल सर्च कंसोल टू चेक क्रॉलिंग रिलेटेड इशूज।
तो एक्चुअली में गूगल सर्च कंसोल एक बहुत अच्छा टूल देता है, दैट इज़ यूआरएल इंस्पेक्शन टूल, जिसके अंदर आप जा कर के खुद भी आप देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन सा इश्यूज आ रहा है। ये सारा चीज़ बताता है कि क्रॉलिंग में जो क्रॉलर इनका जाता है तो क्रॉल करने में आपके वेबसाइट पे कहाँ कहाँ इशू है, क्या कहीं पर मतलब लिंक ब्रोकन है लाइक 404, 301 या 302, इस टाइप का कोई भी एरर है, या सपोज दैट कि वेबसाइट की स्पीड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका यूआरएल स्ट्रक्चर नहीं है या मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। तो इस सारी चीज़ों को आपको देखना हो तो गूगल सर्च कंसोल में जा कर करके आप देख सकते हो। आगे मैं एक सेशन करूंगा गूगल सर्च कंसोल के लिए, जिसके अंदर कि हम लोग पूरा देखेंगे कैसे गूगल सर्च कंसोल के अंदर जाके वेबसाइट को सबमिट करते हैं, कैसे सारे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो गाइस ये पूरा टेक्निकल एसईओ था। इन सारे एस्पेक्ट्स, इन सारे टेक्निकल टर्म्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब कभी भी हम लोग अपने क्लाइंट या अपने वेबसाइट के लिए टेक्निकल एसईओ करते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी ऑन पेज, ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके आगे इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, वो चाहे ऑन पेज में किए हो, चाहे ऑफ पेज में, चाहे टेक्निकल एसईओ में, वो सारे का डिटेल्ड में आगे कमिंग सेशंस में हम लोग देखेंगे। सो जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उनको प्लीज़ ध्यान से देखना, जिसमें आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो भी पहले बताए थे, वो चाहे क्रॉलिंग हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, ऑन पेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किए थे, ऑफ पेज के अंदर जैसे बैकलिंकिंग वगैरह डिस्कस किए थे, ये सारी चीज़ें आप लोग नेक्स्ट वीडियोस में, कमिंग वीडियोस में आप लोगों को एक एक चीज़ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।